हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आईआईटी जेई और जेई मेंस की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा डाउट्स अक्सर आते थे कि एग्जाम कब दे सकते हैं, पैटर्न क्या होता है ना, कॉलेज कैसे मिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जेई मेंस और जेई एडवांस हम देते क्यों हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है और अच्छे कॉलेज से, राइट। तो अब एडमिशन कैसे लेते हैं आईआईटी और एनआईटी के लिए, क्यों स्टूडेंट आईआईटी और एनआईटी के पीछे भाग रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है, एनआईटी और आईआईटी बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में। ठीक है, इनको ओवरऑल वर्ल्ड में भी जाना जाता है, राइट। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के जिनको भी इंजीनियरिंग करना है, सबका आईआईटी एक ड्रीम कॉलेज होता है। तो जब ये एक ड्रीम कॉलेज है तो यहाँ पे पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आईआईटी में जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो पैकेज है, पैकेज बोले तो प्लेसमेंट यानी कि तनख्वाह यानी कि सैलरी, वो बहुत ज़्यादा होती है। हाईएस्ट पैकेज यदि किसी भी कॉलेज से जाता है तो आईआईटी से जाता है। ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी आईआईटी में पहुँचेगा उन सबको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, ऐसा नहीं है। एवरेज बहुत कम जाता है और आईआईटी में पहुंचने के बाद भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, बट हाँ, यदि तुम वहां जाके अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जेई मेंस में आपको अपियर होना पड़ेगा, जेई मेंस आपको देना पड़ेगा। जो जेई मेंस का एग्जाम है 2021 से एक साल में कितनी बार होता है, 4 टाइम्स होता है। इससे पहले ये सिर्फ एक साल में एक बार होता था। अभी थोड़ा सा कोविड का टाइम है तो भी पता नहीं इस साल क्या होगा। बट 2021 के जो रूल आया था उसके अकॉर्डिंग फेब, मार्च और अप्रैल एंड मई, ये 4 महीने में जेई मेंस होना था। और ये टोटल 13 लैंग्वेज में होता है, जिसमें इंग्लिश हिंदी भी इंक्लूडेड है, राइट। अब कितनी बार हम जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, ये भी काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है और कन्फ्यूजन रहता है। तो मान लो यदि आपने 2021 में 12th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो आप 2021 में जेई मेंस दे सकते हो, 2022 में दे सकते हो और 2023 में दे सकते हो। यानी कि आपको टोटल 3 अटेम्प्ट मिलेंगे जेई मेंस देने के। कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, टोटल 3 अटेम्प्ट। उसके बाद यदि मैं एडवांस की बात करूं, एडवांस को कितनी बार दे सकते हो, तो सिर्फ उसमें 2 बार ही आप उस एग्जाम को दे सकते हो। जैसे आपने 2021 में यदि बोर्ड दिया है तो आप 2021 और 2022 में। अब यहाँ पे एक डाउट जो आता है वो ये कि हम एडवांस को 2 बार दे सकते हैं। मान लो हमने 2021 में बोर्ड का एग्जाम दिया, ठीक है, क्या अब हम इसको 2023 में दे सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कंजिक्यूटिव लगातार 2 साल देना होगा, यानी 2021 और 2022। सेम चीज़ यहाँ पर है, कोई भी आप ईयर स्किप नहीं कर सकते। यदि आपने 2022 स्किप कर दिया तब आपके पास सिर्फ एक चांस बचेगा 2023। तो इसमें अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जेई मेंस में यदि आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप एनआईटी, अच्छी एनआईटी ले सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। यदि आपको कंप्यूटर साइंस किसी अच्छी एनआईटी मिल जाती है तो उसका भी प्लेसमेंट कई आईआईटी से अच्छा होता है। ठीक है, अब जेई मेंस फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें 13 से 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, यानी कि जेई मेंस को देते हैं। और वहाँ से अप्रॉक्स 2.5 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उसको एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये 2.5 लाख कैंडिडेट अब क्या कर सकते हैं, जेई एडवांस को दे सकते हैं। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। काफ़ी दिनों से आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री की लाइव क्लास कब से शुरू कर रहे हो। फाइनली वो समय आ चुका है। मैं केमिस्ट्री की क्लास 11th और 12th की लाइव क्लास 12 जून से शुरू कर रहा हूं। ये लाइव इंटरेक्टिव क्लास नून अकेडमी पर होंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 12th केमिस्ट्री की क्लासेस का टाइमिंग जो है वो 3 PM से 4 PM तक रहेगा और क्लास 11th की क्लासेस 5 PM से 6 PM तक रहेंगी। इन क्लासेस में आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू और डायरेक्ट कॉल करके भी। हर सेशन के बीच में ब्रेकआउट्स होंगे जहां पर आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे विद टाइम, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने समझ में आ रहे हैं। ग्रुप बनाकर भी आपका कंपटीशन किया जाएगा और हर चैप्टर के बाद एक क्विज कराई जाएगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां से आप जज कर सकते हो कि आपको उस चैप्टर की नॉलेज कितनी है। अब एक क्लास देखेंगे कैसे, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर सर्च करना है नून अकेडमी। नून अकेडमी आप डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप केमिस्ट्री के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नून अकेडमी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी चीजें फ्री मिलती हैं। फ्री डेली लाइव क्लासेस होती है, तब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता जब तक आप कितने भी डाउट पूछ सकते हो। और क्लास खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं और जैसी क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद जो भी पढ़ाया जा रहा है उस क्लास में वो नोट्स आपको इस सेशन के बाद प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मैं इन क्लासेस में आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराने वाला हूं, तो जाके नीचे लिंक पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जो जेईई मेंस का पैटर्न होता था वो क्या होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। सबसे 30-30 क्वेश्चन आते थे।
तो इस तरीके से कितना हो गया हमारा 90 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन अपना 4 मार्क्स का होता था तो 360 का पेपर आता था। ऑफ कोर्स यदि आपने सही क्वेश्चन किया तो 4 मार्क्स मिलते थे, गलत किया है तो -1, और अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मिलते थे। बट अभी 1-2 साल से इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। क्या, अब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको क्या होगा, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से, 20 मैथ से मिलेंगी, जो कि आपके क्या होंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू बोले तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, उसमें से कोई एक सही होगा। यदि आप सही आंसर पर टिक करते हो आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे, यदि गलत आंसर करते हो तो -1, और छोड़ देते हो तो उसको 0 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 20 तो एमसीक्यू हुए, उसके अलावा यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, जो क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब क्या है, यानी कि इन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0, 1, 2 इस तरीके से 9 तक आ रहा होगा, यानी सिंगल डिजिट आंसर उनका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये ऑप्शनल है, इसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो इन 10 में से जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस तरीके से यदि इसको देखा जाए तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं, 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ओवरऑल 25 यानी कि आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब 75 क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन कितना है, 4 मार्क्स का है, तो ओवरऑल जो पेपर हुआ वो कितना हुआ, 300 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर ये अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो इंटीजर्स हैं, यदि आपने सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, आपने गलत किया तो 0 छोड़ दिया तो भी 0। तो जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो इनको हम छोड़ेंगे क्यों, इनको भी अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा पैटर्न को लेके। उसके बाद वही सब मार्किंग स्कीम है जो यहाँ पे बता दी गई है। अब एक चीज़ ये हो जाती है कि मान लो एनटीए क्या करता है, पहले परसेंट काउंट की जाती है, अब परसेंटाइल काउंट की जाती है। यहाँ पर मान लो एनटीए स्कोर सेम आ जाता है किसी 2 स्टूडेंट का, ए और बी का। अब रैंक कैसे निकाली जाएगी, कैसे कहा जाएगा कि ए की ज़्यादा रैंक है एज कम्पेयर टू बी। तो यदि ऐसा होता है, स्कोर सेम आता है, तो वो क्या करेंगे, उसके बाद मैथ्स का स्कोर देखेंगे, जिसका भी ज़्यादा होगा मैथ्स का स्कोर उसको रैंक 1 दे देंगे। अब मान लो मैथ्स का भी नंबर सेम है तो फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स का भी तो केमिस्ट्री देंगे, यदि सबका है तो फिर वो ये देखेंगे कि सबसे कम नेगेटिव मार्किंग किसने की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो रैंक दे देंगे। अब फर्दर, अब मान लो हमने जेईई मेंस दे दिया, जेईई मेंस का पैटर्न भी जान लिया, उसके बाद एडवांस का क्या सीन है, एडवांस का पेपर कैसा होता है, ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है। पहली बात, जो आईआईटी है वो 2 पेपर कंडक्ट कराता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। आईआईटी में टोटल कितने चांस मिलते हैं जे एडवांस देने के लिए, हमें 2 चांस मिलते हैं, जो मैं आपको बता चुका। अब यहाँ से सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात कौन सी है, वो ये है कि पैटर्न कीप्स चेंजिंग। एडवांस को इसीलिए भी टफ माना जाता है, ऑफकोर्स क्वेश्चन टफ तो होते ही हैं, बट जेईई एडवांस की ये खासियत ये है कि आपको पहले से ना तो ये पता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता, आपको मार्किंग स्कीम के बारे में नहीं पता कि मार्किंग स्कीम क्या होगी, आपको ये भी नहीं पता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। जब एडवांस के बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होता है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहाँ पर काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कुछ भी नहीं पता है आपसे। वहाँ पे सिंगल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, अब इसमें से एक ही आंसर सही है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पेसिफिकली थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना, अभी तक हम सबको ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते हैं, यानी कि ए बी आंसर हो सकता है बी और सी आंसर हो सकता है ए बी सी आंसर हो सकता है चारों आंसर हो। तो ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मैथ्स भी आती है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मैथ मिलेगी। ये क्या हुआ है, ये बंद क्यों हो रहा है बीच में, इसको वापस चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स मैच, अभी मैट्रिक्स मैच क्या होती है, अभी तक आपने जो मैचिंग्स देखी थी वो कैसी होती थी, ये ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, 5 कर दो। अब यहाँ पे ए को इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ठीक है। बट एडवांस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर ए के आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डी का आंसर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है,
सी का आंसर ये सारे भी हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते थे मैट्रिक्स मैच, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन टाइप होते हैं, जिसमें भी वो मैचिंग भी डाल सकते हैं। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि पैटर्न को चेंज करते रहते हैं, और ये चीज़ आपको पहले से नहीं पता होती है, ऑन द स्पॉट ही पता चलती है। बस एक चीज़ पता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही आएंगे। ऐसा नहीं है कोई हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चन उसे या जनरल नॉलेज हो, ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जेई एडवांस आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो मोड में कंडक्ट होता है, ये बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद एक पेपर का जो ड्यूरेशन है, जेई मेंस कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का, और यहाँ पर जेई एडवांस भी 3 घंटे का होता है। तो पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट अब नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपने जेई मेंस दे दिया क्वालिफाई करके, है ना, आपने एडवांस भी दे दिया। उसके बाद अब आपकी आती है ऑल इंडिया रैंक, जिसको हम बोलते हैं AIR। आपने सुना होगा इसकी AIR 3I AIR 2I AIR 5I, ठीक है। उसके बाद जैसी आपकी रैंक आ जाती है, आपकी होती है जोसा काउंसलिंग। इसके तहत आपको क्या मिलता है, IIT में एडमिशन। आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी IIT में जगह मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी भर देते हो कि IIT बॉम्बे में मुझे CS चाहिए, IIT दिल्ली में CS चाहिए। उसके बाद मैं IIT कानपुर जाना चाहूँगा। तो यदि IIT बॉम्बे में जगह मिल गई तो ठीक है, यदि नहीं मिली तो आप यहाँ तक सोच हो जाओगे। तो इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पर वहाँ पे क्या मिलते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली मान लो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको IIT बॉम्बे जाना है, आपने भरा IIT बॉम्बे, फिर आपने भरा IIT दिल्ली, फिर आपने भरा IIT कानपुर, आपने फिलअप कर दिया। अब मान लो यहाँ पर 50 सीट हैं CS की, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी है X सीट और यहाँ पर Y सीट, जो भी है। अब इधर टोटल 50 स्टूडेंट ने फिलअप की IIT बॉम्बे, और आपकी जो रैंक है वो है 60, ठीक है। आपकी रैंक क्या है, 60, बट आपने भी IIT बॉम्बे स्विच कर दी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको IIT बॉम्बे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 स्टूडेंट यहाँ पे ले चुके हैं। तो अब आपको कौन सा मिलेगा, IIT दिल्ली। अब ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट की रैंक है 50, किसी स्टूडेंट की रैंक कितनी है 50, और किसी स्टूडेंट की रैंक है 60। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको IIT बॉम्बे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें से मान लो ऐसे 11 स्टूडेंट है जिनको IIT बॉम्बे नहीं चाहिए, तो वो किसी अदर IITs में चले गए। अब आपकी 60 रैंक है, आपने फिलअप कर दिया है, तो आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें से कुछ स्टूडेंट वहाँ नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी के बेसिस पे कि कौन से फिलअप किस मतलब जिसकी हाईएस्ट रैंक है उसको पहले दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब इनके अलावा भी जेई मेंस और नीट के जेई मेंस और एडवांस के अलावा भी कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो। बिटसेट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, है ना, बिट्स प्लान, ये खुद से एग्जाम लेता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो MET दे के। VITE में जा सकते हो आप, VIT चेन्नई, ठीक है। उसके बाद SRM JEE में जा सकते हो, SRM इंस्टीट्यूट में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। फिर कॉमेडेक ये है, ये भी, इसमें टोटल 181 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। तो ये कुछ अदर एग्जाम है जो आप दे सकते हो। अब ये एग्जाम के बारे में सब कुछ हो गया, आप कॉलेज वगैरह में भी पहुंच गए हैं, ठीक है। यहाँ तक जो भी मैंने बताया। फिर एक पॉइंट और आता है कॉलेज के बाद प्लेसमेंट सीन का, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। बट अब मैं जो ये बता रहा हूँ कि आपको ये सब फॉलो करना है ना। ये सब आपने देख लिया क्या होता है, क्या पैटर्न आता है, कैसे IIT में पहुँचते हैं। अब उसके लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, क्या आपको प्लान एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसको समझिएगा और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, मान लो आप 12th क्लास में हैं या फिर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपके साथ एक ही साल होगी और एक साल में आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। यदि आप 11th में हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 11th से शुरू से आप लग जाइएगा, है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम है, मेहनत कीजिए, बुक्स वगैरह लीजिए और काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बट मैं मान के चलता हूँ आप क्लास 12th में अभी हैं, तो उस टाइम पे क्या आपके पास बोर्ड्स का भी लोड आ जाता है। अब 11th में तो बोर्ड्स पे तो ध्यान देना नहीं है, ड्रॉपर हैं तो ऑफकोर्स बोर्ड आपका हो ही चुका है। तो बोर्ड के साथ आपको जेई मैनेज करना है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए आपको चलना होगा। अब 12th में है तो आपको 11th का भी रिवीजन करना होगा। यदि 11th रिवीजन नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि जेई में सिर्फ 12th से ही क्वेश्चन आते हो, नहीं, 11th और 12th दोनों से ही आते हैं। 45% और 55% का रेशियो आप ले सकते हो कि 11th से 45% क्वेश्चन आते हैं और 12th से 55% क्वेश्चन आते हैं, या अप्रॉक्स वेरी करता ही रहता है, ठीक है। आपको कम से कम 10 घंटे रोज पढ़ने ही पढ़ने हैं। यदि आप एक साल में क्रैक करना चाहते हो IIT जेईई, तो 10 से ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन की छुट्टी मार दो, वो सीन आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट करते हैं 4-5 दिन जोश में पढ़े 12-13 घंटे और 2-3 दिन का ब्रेक मार दिया, तो पढ़ा जितना था वो सबका सत्यानाश हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलरिटीज़ मेंटेन करनी है। नो योर एग्जाम वेल,
आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे जेईई एडवांस का एग्जाम पैटर्न हमें नहीं पता होता है, बट मेंस का पता है, तो उसको अच्छे से जान लो। उसके बाद सिलेबस के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो भी सिलेबस है, जैसे मैं बात करूँ जेईई मेंस की, ठीक है। अब जेईई मेंस में कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद अपना स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद अपना सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ ये टॉपिक जेईई मेंस में तो आते हैं सारे के सारे, बट एडवांस में ये नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कितना पढ़ना है, राइट। अब मेक योर ऑन टाइम टेबल। सबसे ज़्यादा ये पूछा था कि हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है ना, कैसे करें, आप हमारा टाइम टेबल बना के दे दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अपना खुद के अकॉर्डिंग, आप हो सकता है कि आपका जो टाइम है सोने का वो कुछ अलग हो, उठने का टाइम कुछ अलग हो, तो अपने अकॉर्डिंग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट घर पर हैं और घर पर बहुत सारी खिचड़ी पकी होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यदि घर पर 2-3 लोग हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब यदि आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो आपको ताने भी सुनने के लिए मिल सकते हैं, और ये ताने निगेटिविटी आपके दिमाग का दही कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से फिजिकली दूर तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको उनके साथ ही रहना है। तो आप क्या कीजिए, मेंटली डिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिए, दिमाग से दूरी, ठीक है। फिर आपको ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। जितना आप बना सकते हो, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मेंटली इनसे डिस्टेंस बना लीजिएगा। उसके बाद आपका जो टाइम टेबल है, कैलकुलेट एंड डिवाइड योर स्टडी अवर्स एज पर द टॉपिक्स, टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स आफ्टर ईच सेशन। आपके कुछ वीक टॉपिक हो सकते हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, तो उनके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब होता क्या है कि हमने 2-3 घंटे पढ़ लिया तो हमारा दिमाग ना ठप सा हो जाता है, तो आपको ना 5-10 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है। क्या करना है, ब्रेक लेना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने 1 घंटा पढ़ा, ठीक है भाई, उसके बाद ब्रेक लेने चले गए। ब्रेक लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी की मतलब थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो, ऐसा ब्रेक। तो उसके लिए आप, हो सकता है आपको सॉन्ग सुनना पसंद हो, है ना, हो सकता है आप कोई 5 मिनट का कॉमेडी वीडियो देख लो, हो सकता है आपको किसी अपने से बात करने में अच्छा लगता हो तो आप बात कर सकते हो, ईटीसी जो भी आपका एंजॉयमेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप वीडियो देखने जाते हो ना, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन चुका है कि आप यूट्यूब पर गए, आपने एक वीडियो देखा, अब वहाँ जैसे ही वो खत्म हुआ, ये वीडियो आपका खत्म हुआ, आप डिसाइड करके गए थे मैं सिर्फ 5 मिनट इसको देखूंगा, बट नीचे एक खतरनाक सा थंबनेल बन के आ गया। अब आपसे कंट्रोल नहीं रहा गया। ये थंबनेल दरअसल बनाए ही ऐसे जाते हैं जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दें और आप इस पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, फिर दूसरा आएगा, फिर उस पर क्लिक करोगे, फिर देखते जाओगे। तो इस तरीके से आपके 3-4 घंटे जब निकल जाएंगी, तब आपको होश आएगा, ओ माय गॉड, मैं इतना सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है और एकदम पूरा स्ट्रिक्ट होकर ये रूल्स, आपके जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं। आपने टाइम टेबल बना लिया, 1000 बार टाइम टेबल बनते हैं और 1000 बार बिगड़ते हैं, कभी फॉलो वो नहीं होता। टाइम टेबल वही बनाओ जो फॉलो, शुरुआत में जो उसमें 15 घंटे का बना देते हैं और 1-2 दिन हार्डली फॉलो होता है, फिर नहीं होता है, ठीक है। तो रिलेवेंट, एक तो सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए और मोबाइल यूज करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेक सम टाइम इन द इवनिंग और मॉर्निंग फॉर द टॉपिक्स रिलेटेड टू 11th एंड एट लीस्ट गिव 1-2 आवर डेली फॉर 11 टॉपिक्स। यदि आप 12th में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 11th के कुछ टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपर वे में रिवाइज करने के लिए आपको 1-2 घंटे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ 12th से ही आता हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपके डेली टारगेट्स होना चाहिए, बिना डेली टारगेट्स के सारी चीज़ें प्राप्त करना असंभव सा हो जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा कि लोग बोलते हैं कि बड़ा गोल करो, है ना, बट मैं कहना चाहूँगा आपके डेली के गोल हों, छोटे छोटे, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड कीजिए। जैसे आपका कोई गोल है, आप ये बना सकते हो आप कि मुझे आज ये बिग टॉपिक्स हैं, इनको ख़त्म करना है। आपके डेली गोल्स होने चाहिए कि मैंने जो शॉर्ट नोट बनाए उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँगा, सोने से पहले मैं इनऑर्गेनिक की रिएक्शन देख रहा हूँ, उठने के बाद मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन देख रहा हूँ, तभी उसको मैं ज़्यादा समय तक याद रख पाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट द 11th स्टैंडर्ड सिलेबस वेल बिफोर बोर्ड एग्जाम इज कंडक्टेड। जब आपका बोर्ड एग्जाम हो उससे पहले आपका 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन के तहत, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
प्रिपेयर नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, उन्होंने देखा कि इसकी राइटिंग अच्छी है, ये टॉपर है, तो उसकी क्या करा लेते हैं, वो फोटो कॉपी करा लेते हैं। बट ध्यान रहे, अपनी चीज़ अपनी ही होती है, तो नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। खुद के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, दोनों तरह के नोट्स होना चाहिए। एक लॉन्ग नोट्स जो आप रेगुलर टीचर्स के बना रहे हैं, ऊपर से शॉर्ट नोट लास्ट टाइम पर रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है 11th-12th का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सारा कुछ बार बार नहीं पढ़ा जा सकता, कुछ जो हाईलाइट चीज़ें उनको ही हम रिवाइज करें, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, एक पेज में एक चैप्टर की पूरी क्रीम निकल के आ जाए। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो हो सकते हैं फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन के ढेर सारे फॉर्मूला हैं, और इनको एक जगह लिखना जरूरी है, क्योंकि बिखर से जाते हैं, 100-150 तक फॉर्मूला चले जाते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तब आपका डाउट आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, और उस समय थोड़ा सा आलस भी आ जाता है कि कौन देखे, बाद में देख लेंगे। तो उसके लिए आपकी एक कॉपी हमेशा टेबल पर होनी चाहिए, जहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मूला, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो टीचर ने बताए हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, ठीक है, वो सब एक कॉपी में होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिना रिवीजन किए 1-2 बार या 3 बार पढ़ के भी कुछ नहीं होता है, बिलीव मी, उसको बहुत बार पढ़ना पड़ता है एग्जाम में। एग्जाम तक दिमाग में वो चीज़ें ले जाना है आपको, तो काफ़ी बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज से आप शॉर्ट नोट बनाओगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन कौन स्टूडेंट शॉर्ट नोट बनाएंगे रोज से, हर रोज, और कौन कौन उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी बुक्स। कुछ स्टूडेंट काफ़ी बड़ी गलती करते हैं, उनको पता है कि ढेर सारा कोचिंग का बड़ा बड़ा मटेरियल मिल रहा है और उसको पढ़ने में लगे रहते हैं। पता चलता है कि आपने टफ चीज़ें कर ली, आपसे लल्लू सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ लिया गया और वो बना नहीं, आपके 4 मार्क्स ऐसे ही चले गए। तो आपको जैसा कि पता है एनटीए भाई साहब क्या कराते हैं, आजकल जेईई मेंस और नीट को कंडक्ट कराते हैं, सीबीएसई को यही कराते हैं, तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी को ये फॉलो कर रहे होते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो 80% ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से जेईई मेंस और नीट में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, अच्छी तरीके से वो याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है पर्सनली कि बेस्ट बुक कौन सी है जेई के लिए, तो फिजिक्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो एक इरोडो करके फिजिक्स में बुक आती है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर टफ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है और हमारा ये कंपटीशन नहीं है कि हमको टफ क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो फिजिक्स के लिए आप डीसी पांडे और एससी वर्मा, इन दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हो। एससी वर्मा में सभी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटी एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपके लिए काम करेगी, पर इसके बाद भी आपको कोई बुक देना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉरिसन की बुक ले सकते हो, और इनऑर्गेनिक के लिए जेडी ली की बुक ले सकते हो, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर की बुक ले सकते हो। आरसी मुखर्जी, इसको भी मैंने फॉलो किया था, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स, यदि आप 11th क्लास में और आपके पास टाइम है तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको एसएलएनई लगाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। समझ में तब तक नहीं आती है ट्रिग्नोमेट्री जब तक हम उसके 1000-2000 क्वेश्चन नहीं लगा लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ चुके होते हैं और क्वेश्चन हम देखते हैं उनके सॉल्व करने लगते हैं। तो आप इसको जरूर लगा लीजिएगा। अब मान लो आपकी 11th हो चुकी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तब भी आपके पास ये बुक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री में वीक है उनको आप एटलीस्ट यहाँ से प्रैक्टिस कर सको। हायर अलजेब्रा के लिए आप हॉल एंड नाइट की बुक लगा सकते हो, मैंने इसको लगाया था। फिर मैथ्स के लिए जो सबसे ज़्यादा मैंने कोटा में फॉलो की थी वो थी हमारी सिंगेज, ठीक है। ऐसा लोनी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ले सकते हो, सिंगेज भी ले सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बुक्स के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, सॉल्व प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक विद इन फिक्स्ड टाइम। आप क्या कीजिए, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पता है एग्जाम में मान लो 2.5 मिनट मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम बनाइए और उसी टाइम लिमिट आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। और कोशिश कीजिए जब आपका एग्जाम टाइम है उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, क्वेश्चन टाइम लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कीप रिजॉल्विंग योर डाउट इंस्टेंटली, जो भी डाउट आता है आपको कोशिश करना चाहिए कि वो तुरंत की तुरंत खत्म हो जाए, अदरवाइज 1 2 3 इस तरीके से पूरा बंडल बन जाता है डाउट का, और फिर ये डाउट आपस में खिचड़ी पकाते हैं और फिर ये क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आपको डाउट पेंडिंग नहीं रखने, एनी हाउ करके उनको खत्म करना है तुरंत। उम्मीद करता हूँ आप डाउट पेंडिंग नहीं रखोगे, आप बार बार टीचर से उनको पूछ रहे होगे। अब बोर्ड में है तो उसके लिए जेई के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर आता है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर वीक सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, कोशिश कीजिए उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, जिससे उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है।
ट्राई टू टाइम योर क्वेश्चंस व्हेन प्रैक्टिस, ये मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम के साथ करें। डू नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन सिंगल क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट बड़े जिद्दी होते हैं, क्वेश्चन से लड़ाई करने लगते हैं, उनको लगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, आज तेरी की मैं तेरे को बताता हूँ, उससे लड़ाई करने लगते हैं और 2-2 4-4 घंटे उसके क्वेश्चन के प्रति बर्बाद कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लेकर फिर अपने दोस्तों के पास जाते हैं, फिर उसके बाद टीचरों के पास जाते हैं। तो इतना आपको दिमाग का दही नहीं करना है, सिंपली 2-4 बार उसको ट्राई करवा गए तो ठीक है, अदरवाइज जाके टीचर से पूछ लो, ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत करो। और जब मैं कोटा की पर्सनली बात करूँ तो आपको बहुत सारे दोस्त होते हैं, आपके मजे लेने के लिए वो कोई टफ क्वेश्चन लेके आएंगे और आप अपने आप को, ओह ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो टॉपर, मैं तो टॉपर ही हूँ, ठीक है, मुझसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आप उस क्वेश्चन की वजह से आपके 2-4 घंटे बर्बाद कर देते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अल्टीमेटली यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, मैटर ये करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, कितना आपने स्कोर किया। कोई भी लास्ट में ये नहीं पूछ रहा होगा आपसे कि आपने कितने टफ क्वेश्चन पूछे, सॉल्व करे, बस आपसे पूछा जाएगा वो ये कि आपका जो स्कोर है वो कितना बना। रिवीजन ब्रह्मास्त्र है। कुछ स्टूडेंट जो ड्रॉप लेते हैं उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी होती है, या फिर 12th की भी बात करूँ, बट उनका सिलेक्शन नहीं होता। इसके पते सबसे बड़ा रीज़न है क्या? रिवीजन नहीं करते। आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन का मतलब कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, अभी हमें सब कुछ आता है, अब हम इसको 3 महीने बाद रिवाइज करेंगे, तब तक आप सब कुछ भूल गए होंगे। दरअसल 3 महीने बाद यदि आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं, उसको फिर से पढ़ना बोलते हैं, क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके हो, अब आप उसको फिर से पढ़ रहे हो। तो रिवीजन टाइम टू टाइम कीजिएगा, हर रोज़ कुछ टॉपिक्स का, फिर 2-3 दिन का गैप दीजिएगा, फिर वीकली उनको रिवाइज कीजिएगा, फिर मंथली उनको रिवाइज कीजिएगा। अब टेक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एंड कीप अ टाइम चेक फॉर इट। अब क्या करना है आपको? मॉक टेस्ट बहुत सारे देना है, टेस्ट आपको लेते रहना है चैप्टर वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, पूरा का पूरा आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होता है? एक तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है आप कितने गड्ढे में, आपकी रैंकिंग वगैरह वहाँ पे कुछ जो कोचिंग्स वगैरह होते हैं वो शो कर रही होती हैं। तो अल्टीमेटली आपको अपनी रियलिटी पता चल जाती है कि आपको कितना और इम्प्रूव करना है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, जिससे और आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस और मेंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी आज का वीडियो था वो कंप्लीट होता है। कुछ IITs आप देख रहे हो कितनी मस्त लग रही हैं, जूम करके दिखा देता हूँ। IITs की कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये कुछ लोगो हैं। मैं IIT इंदौर से हूँ, तो मेरा ये है। उसके बाद ये देख सकते हो NIT की भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये सब है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना लेंदी वीडियो बनेगा। कोई बात नहीं, आपका इसमें जितने बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के यदि आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।